Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 10। मंदिर पहुंचने के बाद जब वो अपनी आंखें बंद करके भगवान से बातें करने में व्यस्त थी, तो उसी वक्त मेरे पास उसे नजदीक से देखने का एक खूबसूरत मौका था। सो उस मौके का मैंने भी भरपूर फायदा उठाया। बंद आंखों के साथ मैं उसे ध्यान से देख पा रहा था। गौर से देखने पर वो मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगी। हमेशा उसकी खूबसूरती उसके सादेपन के साथ मेरे सीने में और गहरी छाप छोड़ रही थी। एक ऐसी छाप जिसे भुलाना अब मेरे दायरे से बाहर होता जा रहा था। जो ही हम मंदिर की सीढ़ियां उतरकर बाहर सड़क पर पहुंचे तो दो भिखारिन हमारे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। भैया कुछ दे दो, भगवान के नाम पर ही कुछ दे दो। अरे दूर हटो और हमें जाने दो, हमारे पास कुछ नहीं है देने को, मैंने उन्हें झिड़क कर कहा। दिखता तो बिल्कुल हीरो जैसा है और साथ में इतनी सुंदर लड़की भी है, फिर भी झूठ बोल रहा है कि तेरे पास कुछ नहीं है। भगवान से डर, एक भिखारिन ने भौवे उचकाकर थोड़े नखरीले लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर एक पल को तो मुझे गुस्सा ही आ गया, पर साथ में अंजलि की मौजूदगी की वजह से मैं कुछ ना बोला। दे दे भाई, कुछ दे दे, तेरी जोड़ी के लिए दुआ करूंगी, दूसरी भिखारिन गिड़गिड़ाकर बोली। बेकार की बातें ना करो, हमारी कोई जोड़ी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं, मैंने चिड़चिड़ाकर जवाब दिया। अरे शुरू में सब दोस्त ही होते हैं मेरे प्यारे, तूने वो गाना नहीं सुना, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, और अगले पल वो भिखारिन इस गाने को गाने लगी। यह देखकर एक पल को तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूं, पर जब मेरी नजर अंजलि के चेहरे पर पड़ी तो वो शर्म से लाल हो रही थी। अरे अंजलि, तुम कुछ कहती क्यों नहीं, बताओ ना, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मैं क्या बोलूं, तुम बात कर तो रहे हो, अंजलि झिझकती हुई बोली। आखिर में उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे पैसे देने पड़े। जब मैं 10 रुपए का नोट निकालकर उन्हें दे ही रहा था कि वो भिखारिन लपक कर बोली, ओ हीरो, हमें क्या पागल समझता है, नई जोड़ी है ना तेरी तो पूरे 51 रुपए लूंगी। यह कहकर वो बायां हाथ अपनी कमर पर रखकर दायां हाथ मेरे सामने फैलाकर डटकर खड़ी हो गई। मैंने उस भिखारिन से आगे मुंह लगना ठीक नहीं समझा और फौरन 50 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया और अपनी जान छुड़ाई। उस वक्त तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, मैं अकेले ही उनसे बहस किए जा रहा था, मैंने अंजलि से कहा। मैं क्या कहती, मेरे बस का नहीं था उनसे बात करना। वैसे अंजलि, जब उन लोगों ने बात शुरू कर ही दी है तो क्यों ना बात साफ ही हो जाए। मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं हूं कि तुम्हारा दोस्त बन सकूं, मैंने उससे नजरें चुराते हुए कहा। क्या क्या मतलब, फिर मेरे साथ यहाँ क्यों आए हो, वो हल्का सा खींच कर बोली। देखो, मैं तुमसे दोस्ती करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता। असल बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम इसी रिश्ते को नजर में रखकर मेरा साथ कबूल करो। देखो, बात घुमा फिरा कर करना मेरी आदत नहीं, इसलिए जो दिल में है मैंने तुम्हें साफ साफ पहले ही बता दिया। यह बात कहकर ऐसा लगा जैसे दिल पर से कोई बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। विक्रांत, तुम्हें हर बात की इतनी जल्दी क्यों है, आज मैं तुमसे पहली बार मिलने आई हूँ, अब तुम सीधा दोस्ती से प्यार मोहब्बत पर आ गए। तुम मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं तुमसे पहली मुलाकात में ये कह दूं कि हाँ विक्रांत, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। प्लीज विक्रांत, ऐसा नहीं होता। उसकी आंखों में मुझे रोष की अंगड़ाइयां नजर आई, तो मैंने जल्दी ही अपनी बात समझाने की अगली कोशिश की। अंजलि, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करो। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपने अंदर की भावनाओं को तुमसे छुपाकर और ज्यादा नहीं रख सकता। मेरी तरफ से तुम पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं, तुम्हें जितना वक्त लेना है तुम उतना वक्त ले सकती हो। अगर उसके बाद तुम्हें ठीक लगे तो ये रिश्ता कबूल करना, वरना कोई बात नहीं। उससे पहले मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। जहां मैंने इतने महीने तुम्हें सिर्फ देखने में गुजार दिए, क्या मैं कुछ और महीने इस बात के लिए नहीं गुजार सकता कि तुम मेरे प्यार को स्वीकार करो। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, चलो फिर कोई बात नहीं, और वैसे भी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे प्रति अभी कौन सी भावनाएं जागेंगी
ये तो मैं भी नहीं जानती। कौन जाने कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए वही मोहब्बत जाग पाएगी या नहीं, इसलिए ये बात मैं भी वक्त पर छोड़ रही हूँ। इसके बाद हम एक बेंच पर जाकर बैठ गए। वहां पेड़ की छांव में हमने ढेरों बातें की। बातें कुछ ज्यादा खास नहीं थी, बस इधर उधर की। वहां बैठे हुए उसने एक बार भी मेरी तरफ निगाह भरकर नहीं देखा, पर मैं उसे ललचाई निगाहों से लगातार देखता रहा। जब उसकी नजरें मेरी तरफ आने को होती, मैं सिर्फ तभी नजरें हटाता। इन सब अटकेलियों में 2 घंटे कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। तभी कामिनी का फोन आया और वो बोली, भैया आपने अंजलि को घर छोड़ दिया? नहीं कामिनी, अभी मैंने इसे घर नहीं छोड़ा, ये अभी भी मेरे साथ ही है। अरे भैया अब शाम होने वाली है, अब प्लीज इसको घर छोड़ दीजिए, वरना अगर देर हो गई तो इसकी मम्मी मुझे फोन करना शुरू हो जाएंगी और फिर मेरे पास कोई जवाब भी नहीं होगा। मैं कैसे इसकी बात कराऊंगी उनसे? कामिनी थोड़ा चिंता व्यक्त करती हुई बोली, कामिनी तुम फिक्र ना करो, मैं फौरन इसे घर छोड़ देता हूँ। और यह कहकर मैंने अंजलि को चलने के लिए कहा। पर अंजलि, चलने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे लालची दिल ने फिर एक और मौका तलाशने की कोशिश की। हाँ बोलो। आज तुम मुझसे मिलने आई, जो भी मेरे साथ वक्त बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन था। मेरी ये बातें सुनकर एक पल को उसकी नजर फिर झुक गई। अच्छा तो मुझे भी लगा, झूठ नहीं बोलूंगी, अंजलि ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे अपना एक और दिन दे सकती हो, मगर एक पूरा दिन? मैंने पुतलियां सिकोड़कर उसकी तरफ विनती भरी नजरों से देखा। एक और दिन? उसने हैरान होते हुए कहा और फिर कुछ सोचकर बोली, चलो देखते हैं कब हो पाता है, जैसे ही होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। उसके बोलने के अंदाज से मैं समझ चुका था कि वो बात को टाल रही है। नहीं, तुम्हारे बताने पर तो मुझे बिल्कुल भी एतबार नहीं। मुझे मालूम है तुम तो कभी भी नहीं बताओगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसने भौवे चढ़ाकर पूछा। बस यूं ही। प्लीज मेरे कहने से कल भी मिल लो। कल? ना बाबा, इतनी जल्दी? आज ही मैंने हाफ डे लिया है। अब तुम मुझे कल भी छुट्टी करने को कह रहे हो? कॉलेज से मेरे घर फोन चला गया तो आफत हो जाएगी। पर अभी तो तुमने बताया था कि कल तुम पहले से ही छुट्टी पर हो और अपनी सहेली के घर पढ़ने के लिए जाने वाली हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपनी बातों में खुद ही उलझ गई थी और ना चाहकर भी उसका सच मेरे सामने था, जिस वजह से उसके पास ना कहने की कोई ठोस वजह बाकी नहीं रह गई थी। हाँ विक्रांत, मैं छुट्टी पर तो हूँ, पर यह छुट्टी तो मैंने पढ़ाई के लिए ली है। मुझे कल बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, इसलिए मैं अपनी उसी फोन वाली दोस्त के घर जा रही हूँ। कल हम दोनों बैठकर इस छुट्टी का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। चलो ठीक है, तुम पढ़ने जाना चाहती हो तो तुम चली जाना, मगर अगर मुझे तुम्हारा रास्ते भर का भी साथ मिल जाए तो भी काफी है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, इस बहाने तुम भी आराम से पहुंच जाओगी और मुझे रास्ते में तुमसे बात करने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। पर मुझे तो सुबह बहुत जल्दी निकलना है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ सकोगे? मुझे टालने के लिए उसके बहाने खत्म ही नहीं हो रहे थे, पर मैं भी कहाँ मानने वाला था, सो अंत तक कोशिश करता रहा। कितनी जल्दी? मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाऊंगी और वापसी पर भी मुझे 7 बजेंगे, क्योंकि जो छुट्टी हमने की है हम उसका जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। जल्दी की चिंता तुम मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें तुम्हारी कॉलोनी के गेट पर वक्त पर खड़ा हुआ मिलूंगा। चलो ठीक है। आखिरकार उसने अपनी रजामंदी मरे मन से जताई। इस बातचीत के बाद हम दोनों वापस मधुबन की पार्किंग में पहुंचे, क्योंकि वही मेरी बाइक जो थी। जब मैं अपनी बाइक स्टैंड से उतारकर उस पर बैठ रहा था, तभी वो बोली, चलो विक्रांत अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर वो बस स्टैंड के लिए मुड़ गई। अरे रुको! मुझे उसे आवाज देकर रोकना पड़ा। तुम घर कैसे जाओगी? मैं तो बस से जाऊंगी, यह देखती हूँ रिक्शा मिल जाएगा तो, उसने होठ पिचकाकर कहा। अंजलि, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। कामिनी मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी देकर गई है। उसने मुझसे साफ तौर पर कहा था मैं खुद तुम्हें कॉलोनी के गेट पर छोड़कर आऊं। नहीं विक्रांत, मैं बच्ची थोड़ी ना हूं, चली जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। और वैसे भी कॉलोनी के आसपास अगर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। यार अंजलि, तुम बहुत डरती हो, इतना डरना भी ठीक नहीं। मुंह पर दुपट्टा लपेटो और चुपचाप बाइक पर बैठ जाओ। और रही बात मेरी, तो मैं भी तुम्हें बाइक पर खा नहीं जाऊंगा। मैंने उसका बैग हल्का सा अपनी तरफ खींचते हुए कहा। नहीं, डर की बात नहीं है, मैं कभी बाइक पर बैठी ही नहीं हूं। वैसे भी मैं सहारे के लिए पकड़ूंगी क्या? मैं बेकार में गिरना नहीं चाहती। क्या?
पकड़ने के लिए इतना लंबा चौड़ा 5 फुट 11 इंच का आदमी तुम्हें दिखाई नहीं देता? वैसे भी सिर्फ मेरे कंधे पर हाथ रख लेना तो भी नहीं गिरोगी। चलो अब बैठो, मैंने बड़े कड़क स्वर में कहा ताकि वो मेरी बात मान ले। देखो मजाक मत करो, वो थोड़ा नाक सिकोड़ कर बोली। तो मैंने कब कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? चुपचाप बैठो और वक्त बर्बाद ना करो। मैं फिर थोड़ा सख्ती से बोला। कुछ बातों में मैं कह सकता हूँ कि वो थोड़ी अजीब तरह की थी। इतना समझाने के बावजूद भी बाइक पर बैठने के बाद उसने पूरे रास्ते मेरे कंधे पर हाथ रखा ही नहीं। बस वही अपना दायां हाथ सीट पर टिकाकर बैठी रही। रास्ते में ब्रेक तो लगाना ही पड़ते हैं, जैसे जैसे ब्रेक लगता तो वैसे ही वो थोड़ी गड़बड़ा जाती। तब मैंने चलती बाइक पर जरा ऊंची आवाज में कहा, अरे अंजलि, मैंने कहा ना मेरे कंधे पर हाथ रख लो, बेकार में गिर गई तो मुसीबत हो जाएगी, इतना सोचना अच्छी बात नहीं। तब पता नहीं कौन सी हिम्मत समेटकर उसने अपना कपकपाता हुआ हाथ मेरे दाएं कंधे पर रख लिया। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और ना जाने क्या क्या हुआ, बताना मुश्किल है। ऐसा लगा एक तरंग सी मेरे पूरे बदन में दौड़ गई हो। पेट में अजीब सी गुदगुदी का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने उसे उसकी कॉलोनी के गेट पर उतार दिया और मैं मजबूर होकर वापस चला आया। वो शाम शायद मेरी जिंदगी की सबसे सुहानी शाम थी। उस वक्त मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। ऐसा लग रहा था जितनी खुशी का एहसास मुझे हो रहा है शायद ही किसी को हो रहा होगा। उस रात भी नींद का ना आना जायज था। बार बार उसका गुलाबी चेहरा, उसकी बातें, उसकी हरकतें मेरी आंखों के आगे आई जा रही थी। जी में आ रहा था कि अगर कोई तरीका होता तो मैं उस दिन के एक एक पल को दोबारा जी पाता। मगर फिर यह सोचकर सुकून मिला कि अभी कल भी तो बाकी है जब वो फिर से मिलेगी। उसी चमकती उम्मीद में मैं सो गया ताकि सुबह ठीक 8 बजे उसकी कॉलोनी के गेट पर पहुंच जाऊं।